नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूं। हम लगातार आपको पूरा प्रयास कर रहे हैं, भरसक मैं पूरा प्रयास करता हूं इधर उधर से जो भी रूलिंग्स इत्यादि माननीय उच्च न्यायालय की हो, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कोई विधान हो, मैं उसे सरल और सुबोध और सुगम वार्तालाप के माध्यम से आपको पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूं। आज जो विषय है, हमारा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और जो भी चेक संबंधित विषय हैं, जो 138 एनआई एक्ट संबंधित जो भी विवाद हैं जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उसी के विषय में आज हम लोग आपसे वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हैं। आज विषय है 138 एनआई एक्ट के संदर्भ में जो धारा है 143A अंतरिम मुआवजे अंतरिम प्रतिकर की। आज उसी 20% पे हम लोग वार्तालाप करेंगे कि वो किस विषय पे, किस कंडीशन में जाकर के, किस स्थिति में जाकर के वो अधिरोपित हो सकता है वादी के प्रतिवादी के विरुद्ध में। मीन्स जिसने चेक का उपयोग और उपभोग किया हो या जो चेक देता हो, तो चेक देता की स्थिति में चेक देने वाला जो व्यक्ति है, देनवाल है, उस देनदार चेक पे कैसे अधिरोपित 20% वाली स्थिति मान्य हो सकती है। आज उसी विषय पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए, चर्चा में सम्मिलित होने के लिए, विषय पे गूढ़ मंथन करने के उपरांत आपसी वार्तालाप करने के उद्देश्य से और हम आपस में एक दूसरे से मुखातिब होने के उद्देश्य से आज हमारे कार्यालय में उपस्थित हैं श्री राजेश्वर गौड़ जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुलंदशहर में, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, जिला बार एसोसिएशन, उसमें जो है वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वहाँ विद्वान है। तो आज जो चर्चा है 138 एनआई एक्ट मीन्स चेक बाउंस मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के विषय में जो 143A की कार्रवाइयाँ हैं, जो उस प्रार्थना पत्र पे माननीय न्यायालय संबंधित कोर्ट जो भी ट्रायल कर रही है, वो 143A पर 138 एनआई एक्ट के मुकदमे में किस तरह से डिसीजन ले सकती है, कैसे डिसाइड करेगी। आज इसी विषय पे मैं अपने समस्त विद्वान अधिवक्ता जनों को, प्रशिक्षु अधिवक्ताओं के साथ साथ मैं अपने उन समस्त मजिस्ट्रेटों से, न्यायिक अधिकारियों से, दंडाधिकारियों से विनम्र अनुग्रह करना चाहूँगा कि जो मैं आपको इस विषय को अवगत कराते हुए वार्तालाप कर रहा हूँ, ये विषय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित, जो माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा प्रतिपादित है, उसी के विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो ये बहुत गूढ़ विषय है, इसको ध्यान में रख करके ही किसी भी एप्लीकेशन को, किसी प्रार्थना पत्र को मेरे विद्वान अधिवक्ता भी जानते, पूछते, समझते हुए और मेरे अपने दंडाधिकारी महोदय भी जो उसको डिसाइड कर रहे हैं, दोनों ही उसका अनुकरण और अनुसरण करेंगे। विषय है, यदि कोई 138 एनआई एक्ट का मुकदमा किसी भी मान्य न्यायालय में विचाराधीन है तो उसकी दो कंडीशन होंगी जब 143A उस पे आएगा। तो 143A आएगा कब? सबसे पहले तो यह है कि किसी भी प्रकार से पहले मुकदमा पंजीकृत हो, मीन्स पंजीकृत जो चेक देने वाला है उसके विरुद्ध हो, और विरुद्ध चेक देने वाले के अगेंस्ट होने के बाद उसको समन हो। समन होने के बाद में वो फर्स्ट स्टेप है उसके बाद में कि वो यदि उपस्थित होता है तो उपस्थित होने के बाद में अपनी सफाई साक्ष्य तब देगा। पहले वो बेल करानी पड़ेगी उसे जमानत मान्य न्यायालय से, और आफ्टर जमानत उस पे एक, जैसे जनरल और मुकदमों में चार्ज की प्रक्रिया है, तो वहां पर बयान मुलजिम की प्रक्रिया है। तो बयान मुलजिम प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में जो वादी है मुकदमे का, मीन्स जो चेक ग्रहता है, जिसने चेक प्राप्त किया, जिसने अपने पक्ष में चेक को बाउंस करा के मान्य न्यायालय में वाद योजित किया, वो व्यक्ति उस चेक देने वाले जो विपक्षी है, अभियुक्त के रूप में आपने उसको प्रस्तुत किया है मान्य न्यायालय में, तो उसके विरुद्ध एक 143A CRPC का प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय में योजित करेगा और उसे कहेगा 143A एनआई एक्ट का, तो उसे प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने के बाद में वो मान्य न्यायालय से प्रार्थना करेगा, गुहार करेगा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कि मुझे अंतिम प्रतिकर 20% दिलवाया जाए। तो यही सजगता की और गंभीरता की बात है कि जो उस प्रतिवादी के, अभियुक्त के पक्ष के जो विद्वान अधिवक्ता हैं उनके लिए विशेषकर है, और सेकंड विशेषकर वो दंडाधिकारियों के लिए है जो मजिस्ट्रेट महोदय इसको विचाराधीन है, जिनके यहाँ पे जो उसे सुन रहे हैं, जिनको डिसीजन लेना है उस पर। तो विषय ये है, यदि प्रार्थना पत्र आता है तो प्रथम स्टेज ये देखी जाएगी कि वो मुकदमा किस तिथि से मान्य न्यायालय में विचाराधीन है। यदि मुकदमा 1/9/2018 मीन्स 1 सितंबर 2018 से पूर्व का है और उस पर कंपनसेशन आता है 143A का, तो वो विधि मान्य नहीं है।
ऐसी एक रूलिंग नहीं, रश्मि खंडेलवाल बनाम कन्हैयालाल, जिसका क्रिमिनल मिसलेनियस 16/23/2019 है, ये अकेली नहीं है ऐसी। मान्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित भी हैं, मद्रास हाई कोर्ट की ओर है, चेन्नई हाई कोर्ट की भी है, मान्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद की भी ऐसी रूलिंग्स हैं, जिनका हवाला जो मैंने अभी आपको बताया, रश्मि खंडेलवाल बनाम कन्हैयालाल, जिनका 16/23/2023 क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर है, उसको रूलिंग को आप लोग लेकर के उसे देखेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी रूलिंगों का ऑटोमेटिक आपको हवाला मिल जाएगा। तो 2018 मीन्स 1 सितंबर 2018 से पूर्व के यदि कोई मुकदमे दायर हैं तो उस पर कोई भी ये लाई नहीं करेगी। वो 143A का अंतरिम कंपनसेशन पाने का कोई अधिकारी नहीं है, अंतरिम प्रतिकर पाने का कोई अधिकारी नहीं है। इसके बाद के जो मुकदमे हैं वो केवल और केवल दंडा संबंधित दंडाधिकारी महोदय, जो पीठासीन अधिकारी हैं संबंधित, वो केवल और केवल पीओ के विवेक पर डिपेंड है कि यदि उनको लगता है कि हाँ उनको प्रतिकर, अंतिम प्रतिकर दे दिया जाना उचित है, न्यायसंगत है, तो उनको अंतिम प्रतिकर दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। वो केवल और केवल संबंधित दंडाधिकारी का विवेक है। तो आज इसी विषय पे हम लोगों ने आपसे चर्चा की। संभवतः आपको सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम कल पुनः फिर होगी आपसे एक मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार।